मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, तो अभी मैं सेल डिवीज़न का दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट मैंने बनाया 5 मिनट्स का, तो सडनली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अभी हम आगे जा रहे हैं, तो हम पहुँचे थे फर्स्ट पार्ट में कि मैं आपको कह रहा था कि जो बिगर इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे बिल्ली व्हेल है, एलिफेंट है या इंसान है, एक सिंगल सेल से बनता है। और सिंगल सेल जब डिवाइड और रिडिवाइड होती है तो वहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बनते हैं। लेकिन ये सारा कुछ कैसे होता है कि जब सेल डिवीजन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, और उन सेल से जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं। तो यही विर्चो ने बताया कि जो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, उन्हीं सेल से दूसरे डॉटर सेल्स बनते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इस तरह से एक सिंगल सेल से एक बड़ी मास, सेल्स की एक बड़ी मास बनती है। तो थोड़ा हम आगे चल लेंगे, अब हम देखेंगे कि इस सेल साइकिल जो होता है, तो अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि सेल डिवीजन क्या होता है, किसने, ये कैसे होता है और इसे किसने डिस्कवर किया। तो माइटोसिस टर्म किसने कॉइन की, मियोसिस टर्म किसने कॉइन की। तो अब हम देखते हैं आगे। एक्चुअली जो मैंने बताया कि जो सेल डिवीजन है, ये एक किस्म का एक साइकिल होता है जो कंप्लीट इन फेज्ड मैनर कंप्लीट होता है, तब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो जो सेल डिवीजन है, एक्चुअली ये लिविंग थिंग्स जो भी हैं इस प्लेनेट पे, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेल डिवीजन न होता तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पे इस प्लेनेट पे, वो बढ़ते नहीं, उनका साइज़ नहीं बढ़ता, वो ग्रो नहीं करते, और उनके नए नए पार्ट्स नहीं आते, उनके फ्रूट्स नहीं आते, उनसे फल नहीं आता, और नए नए ऑर्गन्स नहीं बनते। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब एक सेल डिवाइड होती है, तो एक सेल को दो सेल्स बनते हैं। जो पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, जो डिवीजन से होके गुजरती है, जिसमें डिवीजन होता है, तो उस सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। और जो सेल्स वहाँ से बनती हैं, सपोज एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, तो हम इनको डॉटर सेल्स या डॉटर न्यूक्लिया कहते हैं। तो जब एक सेल से सेल डिवीजन होता है, जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है या दो सेल्स बनती है, तो वहाँ सेल डिवीजन में साथ साथ सेल का डिवीजन होता है। तो अंदर से जो वहाँ पे डीएनए मौजूद होता है, जीनोम जिसे हम कहते हैं, तो वो भी रेप्लिकेट होता है। यानी कि अगर एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, तो दोनों सेल्स में जो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल का जीनोम होता है, डीएनए होता है, वो भी रेप्लिकेट होता है। तो उस डीएनए से नया डीएनए बनता है। तो एक सेल डॉटर सेल में भी डीएनए चला जाता है, दूसरी डॉटर सेल में भी डीएनए चला जाता है, और इस तरह से जो वो सेल का ग्रोथ होता है, वो वहाँ पे सेल ग्रोथ बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सेल डिवीजन होता है, डीएनए भी रेप्लिकेट होता है और सेल ग्रोथ होती है, तो ये सेल जो होता है, इसको डिवाइड होने के लिए बहुत एक सीरीज में से होके गुजरना पड़ता है। एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस होती है, बहुत सारे मराहिल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि they have to go through a series of sequence so that the new cells are formed by a correct genome। एक फेनामेना होता है वहाँ, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के अंडर इस पेरेंट सेल को डिवाइड होना है। तो जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होती है, तो एक वहाँ पे एक रूल होता है, उसी रूल को फॉलो करते हुए जब इसके डॉटर सेल्स बनते हैं, तब जाके वहाँ पे करेक्ट जीनोम आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सपोज़ ह्यूमन सेल जो होती है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ही इसका पेरेंट सेल डिवाइड होता है, इसके डॉटर न्यूक्लिया बनते हैं, तो उन डॉटर न्यूक्लिया में भी 46 क्रोमोसोम्स ही आपको मिलेंगे। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब एक सेल एक खास सीक्वेंस से होके गुजरे,
एक सीरीज से होके गुजरे, कुछ खास मराहिल से होके गुजरे, तब जाके वहाँ पे करेक्ट जीनोम मिलेगा और वही ह्यूमन सेल वहाँ पे बनेगी। तो हम यही कहेंगे कि जो इसी सीक्वेंस की बुनियाद पर, इसी सीक्वेंस की मदद से सेल डिवाइड होता है और वहाँ पे जो उसका डीएनए होता है वो नया डीएनए बनता है। पुराना वाला डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन होती है तो नया वाला डीएनए वहाँ पे बनता है। लेकिन वैसे ही होता है जैसे कि वो पेरेंट सेल में होता है, यानी कि करेक्ट जीनोम बनता है डॉटर न्यूक्लियस में। तो इस सारे फेज़ को, इस सारी सीक्वेंस को, इस सारी सीरीज़ को, इस सारे साइकिल को, जिस साइकिल में एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और वहाँ पे डॉटर सेल्स बनते हैं और वहाँ पे साथ साथ डीएनए भी रेप्लिकेट होता है और करेक्ट डीएनए, करेक्ट जीनोम बनता है, इस सारे साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो ये था सेल साइकिल। अब हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो इसको किन किन मराहिल से होके गुजरना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि सपोज़ हम एक यूकेरियोटिक सेल को लेते हैं, सपोज़ हम इलस्ट्रेशन के तौर पर ह्यूमन सेल को लेते हैं कल्चर में। तो जब हम इसको अलाउ करते हैं डिवीजन के लिए, तो एक ह्यूमन सेल डिवाइड होती है वंस इन 24 आवर्स। ये आपको याद रखना है, 24 घंटे में एक ह्यूमन सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए। वो इन सारे मराहिल से होके गुजरती है और तब जाके एक सेल डिवाइड होती है ह्यूमन सेल में, ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी का ये आपको याद रखना है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है, इट टेक्स 24 आवर्स टू डिवाइड एंड टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन एंड अल्टीमेटली टू डिवाइड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यीस्ट जो होते हैं, नॉन ग्रीन जो होते हैं यीस्ट, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक, तो इनको उतना टाइम नहीं लगता है 24 आवर्स। जब ये डिवीजन के लिए हम इनको अलाउ करते हैं, जब ये एक कल्चर में डिवाइड होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनको ओनली दे टेक 90 मिनट्स और देयर डिवीजन, यानी कि यीस्ट सेल को सिर्फ 1.5 घंटा लगता है डिवीजन में जाने के लिए, लेकिन ह्यूमन सेल को 24 आवर्स। तो हम देखते हैं कि अब फेज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो सेल होती है जब ये डिवाइड होती है तो बेसिकली इसको 2 फेज से होके गुजरना पड़ता है। 2 फेज से होके जब ये सेल जाती है तब होके ही ये सेल डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन सा फेज़ है? बेसिक 2 फेज़ हैं, 2 मरहले हैं, 2 मराहिल हैं। तो एक को हम कहते हैं इंटरफेज़ और दूसरे को हम कहते हैं एम फेज़, माइटोसिस फेज़। तो पहले हम देखते हैं कि एम फेज़ क्या होता है, तो फिर इसके साथ साथ हम इंटरफेज़ भी देखेंगे वो क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है, कोई भी सेल जब अपना डिवीजन स्टार्ट करती है, जब वो डिवाइड होना शुरू होती है, तो वो एम फेज़ से होता है, यानी कि माइटोसिस फेज़ से होता है। और इंटरफेज़ क्या होता है? इंटरफेज़ जब 2 लगातार, सपोज़ एक बार सेल डिवाइड होगी तो एम फेज़ है, तो फिर ये रुकती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, तो उस डिवीजन को हम इंटरफेज़ कहते हैं। यानी कि इंटरफेज़ 2 एम फेज़ों के बीच में जो फेज़ आता है, जो पीरियड आता है, जो टाइम पीरियड आता है, जो वक्फा आता है, तो उस टाइम को हम या उस फेज़ को हम इंटरफेज़ कहते हैं। सपोज़ एक ह्यूमन सेल है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑन एवरेज एक ह्यूमन सेल इट टेक्स 24 आवर्स फॉर इट्स डिवीजन। इसको डिवीजन के लिए 24 आवर्स चाहिए होते हैं, फिर जाके ये डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो एम फेज़ है ये बहुत ही कम टाइम लेता है, लेकिन जो इंटरफेज़ होता है ये तकरीबन इन 24 आवर्स का 95% टाइम लेते हैं, यानी कि तकरीबन 23 घंटे
इंटरफेज में लगते हैं इस सेल को, लेकिन जो एम फेज होता है ये 1 ही घंटे में होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द सेल रिमेन्स इन इंटरफेज। 95% टाइम में सेल किस में रहता है? इंटरफेज में रहता है। तो ये प्रेपरेटरी फेज़ होता है। इस फेज़ में सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तो तब जाके लास्ट वाला एम फेज़ होता है। तो वो एम फेज़ जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे में होता है। तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि जब एम फेज़ स्टार्ट होता है, एम फेज़ स्टार्ट होता है विद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो जब ऑलरेडी आपको पता है कि एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। तो एम फेज जो होता है, सबसे पहले एम फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो जो ये न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसको हम कहते हैं, इसमें डॉटर सेल्स बनते हैं, या हम ऐसे कहेंगे कि जो वहाँ पे ओरिजिनल जीनोम होता है, ओरिजिनल डीएनए बनता है, वो रेप्लिकेट होता है, तो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं या डॉटर डीएनए बनता है। तो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियर डिवीजन में। तो इस डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो आपको सिंपली लिखना है कि कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज द न्यूक्लियर डिवीजन where the daughter chromosomes are formed, where the parental chromosomes replicate and divide and thus form daughter chromosomes. So this type of division in a cell is known as karyokinesis. और साइटोकाइनेसिस, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। यह है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो भी जेली सबस्टेंस है, जिसमें बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एट्सेट्रा जो भी होते हैं। तो उस साइटोप्लाज्म वो फॉलो अप करता है न्यूक्लियर डिवीजन को, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ साथ पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में भी नए नए ऑर्गेनिज बनते हैं, पहले गायब होते हैं फिर बनते हैं। हम आगे देखेंगे, अभी माइटोसिस और मियासिस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे होता है ये न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और कैसे होता है ये साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूँगा कि एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसका फॉलो करता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इंटरफेज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें सेल ज़्यादा टाइम रहती है, कि यानी कि अगर 24 आवर्स लेती है एक सेल डिवाइड होने के लिए, तो तकरीबन 95% टाइम वो इंटरफेज में लेती है। तो इंटरफेज में जब टाइम लेती है, तो एक्चुअली इंटरफेज क्या होता है? ये इंटरफेज ये वो फेज़ होता है कि रेस्ट फेज़ होता है, जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। वहाँ पे सेल ग्रो करती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, और एक सीक्वेंशियल मैनर में। तो इस सारे को हम कहते हैं इंटरफेज। यानी कि इंटरफेज सिंपली क्या है कि एक प्रिपरेटरी फेज़ है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे सेल अपने आप को ग्रो करती है। इसके अंदर जो जीनोम होता है, डीएनए होता है, वो उस जीनोम या उस डीएनए को डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है एक सीक्वेंस के तहत से, और फाइनली अपने आप को प्रिपेयर करता है फाइनल डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज वो फेज़ होता है जिसमें सेल जो रेस्ट फेज़ होता है, और इस रेस्ट फेज़ में सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास था 11th के लिए, जिसको मैंने 2 हिस्सों में बनाया। तो होप आप ये अपनी क्लास अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि हमने आज नया सा टॉपिक उठाया, सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये कैसे होता है, कौन से मराहल से होकर इसको गुजरना है। तो आगे भी हम 1-2 टॉपिक्स इसके पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना था। तो हैव ए गुड टाइम। थैंक यू।